जोहार दोस्तों, मैं एम.ए. हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स। मैं आपके सामने आज दो चीज़ों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला ये कि जेएसएससी सीजीएल में जो एक आंदोलन चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और दूसरा यहाँ पे ये कि जेपीएससी में भी एक आंदोलन चल रहा है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के। ये दो प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। इसके साथ साथ क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? सिर्फ आंदोलन करना चाहिए या आगे की रणनीति को भी अपनाना चाहिए? तो पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों आयोग की जो स्थिति है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर हम आपको आपकी जो आगे की रणनीति क्या है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के अलग अलग छात्र संगठन, टीचर्स गन्स और भी बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेकर के आंदोलनरत हैं, और उनका यह मानना है कि त्रुटि हुई है और उस त्रुटि का समाधान किस प्रकार से हो। तो कई लोगों का यह मानना है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। चूँकि ये एग्ज़ाम के संदर्भ में महामहिम राज्यपाल ने आयोग से अपनी रिपोर्ट मांगी है, तो जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट महामहिम को नहीं दे देते और महामहिम उस रिपोर्ट को फिर सरकार को देगी, और मेरा यह मानना है कि सरकार से वो जवाब मांगेगी कि जो ये रिपोर्ट है इस पे आपका क्या राय है। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी संपन्न नहीं हो जाती तब तक ना तो रिज़ल्ट होगा और ना ही किसी प्रकार का एग्ज़ामिनेशन रद्द होगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चला गया है। दूसरी बात यह है कि जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार कि कई छात्र ऐसे हैं जो हाई कोर्ट की तरफ मूव किए और पीआईएल वगैरह इस पर दायर किए। उनको शायद हेयरिंग की डेट भी मिल गई है, और जब हेयरिंग की डेट मिल गई है जो शायद 18 अक्टूबर के आसपास है, 18 अक्टूबर यानी फ्राइडे के आसपास है, तो जब तक ये मामला अब हाई कोर्ट में है, पीआईएल के अंतर्गत है, तो पहले तो हाई कोर्ट ये देखेगी, या पहले हाई कोर्ट इस बात को लेकर के पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगी कि क्या महामहिम के द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर क्या एक्शन हुआ है। और अगर मान लीजिए कि महामहिम के द्वारा प्राप्त किए गए रिपोर्ट पे अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो फिर हाई कोर्ट इसकी सुनवाई को तब तक के लिए आगे बढ़ा देगी जब तक कि उस पर सही से कुछ सुनवाई या कुछ रिपोर्ट या जवाब ना आ जाए। तो हाई कोर्ट में भी जब मामला लंबित हो गया तो ऐसे कंडीशंस में दोनों चीज़ अब पॉसिबल थोड़ी सी कम है। पहला ये कि इसको हाई कोर्ट रद्द करना भी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इसका रिज़ल्ट निकालना भी मुश्किल है। अब एक और एंगल इसको समझिए कि जो सरकार का एंगल है उसको भी समझना चाहिए। देखिए, इसमें लगभग ऐसे हम मानते हैं कि 6 लाख, सपोज़ कीजिए 6,32,000 स्टूडेंट्स या इसमें जो है एग्ज़ाम दिए हैं, अपियर हुए। इसमें से सिलेक्शन कितने का होगा? तो 2,000 का होगा। यानी अभी भी उसके बाद क्या होगा कि 6,30,000 स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो इस प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे या पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप थोड़ा सा देखें, इसका अवलोकन करें, तो मुझे लगता है कि 6,30,000 बच्चों को असंतुष्ट करना या उसको निराश करना, वो भी चुनाव के समय, सरकार के लिए एक आसान काम नहीं है। तो ऐसे में सबसे अच्छा जो मेरे हिसाब से सरकार के पास पॉलिसी होगी वो ये होगी कि अच्छा अभी इसके रिज़ल्ट को जितना होल्ड कर सकते हैं उसको करने दिया जाए। तो ये मेरा एक सोचना है। दूसरी बात ये है कि जेपीएससी में अभी कोई भी परमानेंट या एक्टिंग चेयरमैन नहीं है। इसी वजह से क्या हुआ है कि जेपीएससी के कई एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। उसमें से सबसे प्रमुख है 11th to 13th जेपीएससी मेन एग्जामिनेशन। 8 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग है, और अगर इस तारीख को एक्टिंग या परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति हो जाती है तो आप ये मान के चलें कि जेपीएससी में
मेंस का रिज़ल्ट, इंटरव्यू और फाइनल रिज़ल्ट आने की संभावना है। और अगर 8 अक्टूबर को नहीं होती है और इसके बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में फिर नए अध्यक्ष की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और आपका एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट जो है या कोई भी प्रक्रिया जो है एग्ज़ाम का बिना अध्यक्ष के संभव नहीं है। इसलिए ना तो एग्ज़ाम होगा ना और भी कोई प्रक्रिया होगी और ये तब तक बना रहेगा 5 जनवरी 2025 तक। उसके बाद जब नई सरकार आएगी तो कितनी गंभीरता से उस चीज़ को लेती है, कब लेती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोनों की स्थिति मैंने आपको बता दिया, जेएसएससी की स्थिति क्या है, जेपीएससी की स्थिति क्या है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप आंदोलन कर रहे हैं, वो आपका राइट है और लोकतंत्र में आंदोलन का एक बड़ा महत्व होता है। आप इसको आंदोलन को आपकी जैसी इच्छा है करने की है, आप अपने हिसाब से करते रहें। बांट के करने का है उस तरह से भी करते रहें। कोई अलग अलग ग्रुप अलग अलग टाइम पे आंदोलन करना चाहता है तो आप उस तरह से भी करते रहें। लेकिन चूँकि आपका मेन लक्ष्य है कि हमें जॉब लेना है, तो जॉब प्राप्ति के लिए आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा और साथ ही साथ जो आने वाले एग्ज़ाम है उस पर फोकस करना होगा। अभी मैं 2-3 एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको कि आप फोकस कर सकते हैं। पहला जो है वो रेलवे का एग्ज़ाम है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है, आप उसकी तैयारी करें और वो उससे प्राप्त करने का कोशिश करें। दूसरा जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कई वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं, उसको लें। आप जानते हैं सिर्फ आप अगर हम आपको यूपीएससी की बात करते हैं तो सिर्फ आप सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें बहुत तरह के एग्ज़ाम हैं, तो आप उसमें से चूज़ करें कि कौन कौन से एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट जो पोस्ट होता है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप उसमें से चूज़ करके एग्ज़ाम दें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम है वो प्रतिवर्ष एकदम नियमित समय में एग्ज़ाम होते हैं और उसके कैलेंडर 1 वर्ष पहले से पब्लिश्ड होते हैं। इसी प्रकार से अभी आप देखेंगे कि बीपीएससी में 2000 वैकेंसी है, तो आप उस एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरें। आप ये मत सोचिए कि हम वनडे की तैयारी करते हैं, हमारी तो तैयारी नहीं है इस तरह की। देखिए, आप जब वनडे की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि आप कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का जो पहला चरण होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें तो आपको महारत है, उसमें तो आप बहुत सिद्धस्त हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की उसकी ज़रूरत होगी नहीं। पीटी आपका और 20% मेहनत कीजिए निकल जाएगा। मेन एग्जामिनेशन के बारे में जब पीटी निकल जाए या आपको लगे कि हाँ इतना स्कोर हो गया है तो आप उसके बाद तैयारी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, हर सब्जेक्ट में आपको 30-30 क्वेश्चंस को आपको याद करना होता है, 30-30 क्वेश्चन को पढ़ना होता है। 30-30 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, यही ना होता है। स्पेशल मान लीजिए कि कोई स्टेट है उसका स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। इसी चीज़ में अगर हम 30-30 क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि हम 8 सब्जेक्ट का भी है तो 240 क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो मेरा पूरा का पूरा एरिया कंप्लीट हो जाता है। तो आप उसको लेकर के बहुत टेंशन ना लें। आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार के आपके क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें 9523868687 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमारे सेंटर पे आकर के भी हमसे मिल सकते हैं। क्योंकि मैं अभी ज़्यादातर समय जो है वो रांची के अपने इंस्टीट्यूट हॉक आईएएस में जो लालपुर में स्थित है उस पर टाइम देता हूँ। हाँ, बीच बीच में मेरी दिल्ली विज़िट रहती है। जैसे मान लीजिए कि मेन एग्जामिनेशन से पहले अभी मैं दिल्ली में जाके वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा मेंस के बारे में बताया। इसी तरह से पीटी के पहले भी मैं गया और वहाँ पे बताया। आप मेरे फेसबुक आईडी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो MA हक HAQUE हक HAQ है। आप उसके थ्रू भी आप देखें कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं किस तरह से क्वालिफाई कर रहे हैं, कैसे चीज़ें हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, थोड़ा उच्च सोचना होगा, एक ही चीज़ में अपने आप को समाहित नहीं रखना होगा। अन्यथा देखिए कि जेएसएससी में मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स से मिला जो कि लगभग
6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं उनसे कहूं कि 6-7 साल में अगर वो 365 दिन एक साल होता है और 300 दिन भी पढ़ा होगा एवरीडे 4 घंटा के हिसाब से, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो मोर देन 10,000 आवर्स पढ़े हुए। और परिणाम के हिसाब से क्या मिल रहा है, अभी एग्ज़ाम का ही सही से पता नहीं है कि वो एग्ज़ाम कंटिन्यू करेगा या क्या होगा, उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन बाकी एग्ज़ामिनेशन के बारे में तो आपको पता होता है कि आप इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो आप क्यों नहीं उन सारे एग्ज़ामिनेशन के बारे में सोचते हैं, उसकी तैयारी करते हैं? आपको क्या डर लगता है कि आपका मार्गदर्शन कौन करेगा? मैं हूँ, मैं मार्गदर्शन करूँगा। मैंने खुद 3 बार IAS का मेंस एंड इंटरव्यू में सम्मिलित हुआ हूँ। मेरे छोटे भाई को मैंने पढ़ाया, 2009 बैच का वो IAS है, जो अभी GST में एडिशनल कमिश्नर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हैं, रांची में है, जिसको मैंने पढ़ाया, जो IPS हैं, जो IAS हैं, जो PCS अधिकारी हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और UPSC या BPSC या JPSC या UPPSC, ये ऐसे भी एग्ज़ाम नहीं है कि जो नहीं क्वालिफाई होंगे, बल्कि ये आपके अदर एग्ज़ामिनेशन से भी थोड़ा हल्का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसको तैयारी करने की ज़रूरत होती है। तो आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं आपको सही से गाइडेंस कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं और आप इन सारी चीज़ों को करते हुए भी और बेहतर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम या एक कमीशन पे फोकस करने की जगह पे, क्योंकि आजकल नौकरियां कम हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपको थोड़ा ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। और जितना आप ऑलराउंडर बनेंगे उतना आप जो है करियर में बेहतर की तरफ आगे जाएंगे। तो पॉजिटिव रहिए, जुड़िए हमारे साथ और बेहतर होगा हम सबका, हम झारखंड वाले सभी लोगों का बेहतर होगा। मैं दिल्ली से ज़्यादातर टाइम झारखंड में इसलिए देना प्रारंभ किया कि मैंने देखा कि यूपी बिहार के लड़के बहुत सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर रहे हैं, कर्नाटक से कर रहे हैं, साउथ में तमिलनाडु से कर रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंड के बच्चे जो हैं वो मेहनती होने के बाद भी उनका जो सिलेक्शन का रेट है वो बहुत कम है। और इसका दुष्परिणाम भी है। उसका दुष्परिणाम ये है कि जब हमारे स्टेट में टॉप ब्यूरोक्रेट्स अदर स्टेट्स के होते हैं, तो वो फिर हमारे स्टेट्स यानी झारखंड के बारे में उतनी गंभीरता से सोचने के बजाय वो अपने स्टेट के बारे में सोचते हैं। अगर हमारे बच्चे अपने स्टेट में टॉप पोस्ट पर रहेंगे तो निश्चित तौर से वो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बेहतर होगा। तो आप अपने लिए भी और अपने आने वाले जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए भी एक प्रयास कीजिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।